तो नरेंद्र मोदी मूल निवासी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, दूसरे को मालूम नहीं है, नरेंद्र मोदी को मालूम है। वामन मेश्राम की वजह से नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने प्रधानमंत्री बनाया। समझ रहे हो क्या? ये नरेंद्र मोदी को मालूम है, अगर ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया तो बहुत जल्दी जाना पड़ेगा भारत से। इनके ही किसी आदमी को इनसे लड़ने के लिए रखना होगा। तो मेरे ही किसी बैकवर्ड को देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, तो मेरे दबाव की वजह से, मेरे प्रेशर की वजह से बैकवर्ड को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जाहिरा तौर पर यह बात स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, अरे तो उसको मानना ही पड़ेगा, मेरे ही डर की वजह से बनाया। – 2024 में नरेंद्र मोदी लाख कोशिश कर ले, हम नहीं बनाने देंगे प्रधानमंत्री उसको। आरएसएस ने तो घोषित कर दिया, बहुमत मिलेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं बनने देंगे, न भाई बहुमत मिलने देंगे। हमारा वजन पासंग का वजन है। पासंग समझते हो? पासंग एक तराजू होता है। एक तराजू में जिस पलड़े में पासंग का वजन डाल दो उसका वजन भारी हो जाएगा, उसको बोलते पासंग। कर्नाटक में कोई और शब्द होगा, मगर मैं देशी शब्द बता रहा हूं, उसको पासंग बोलते हैं। वो जिस पलड़े में पासंग डाला जाएगा वो तराजू का उस साइड का वजन ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा वजन पासंग का वजन है, जिसके पलड़े में पड़ेगा दिल्ली में सरकार उसी की होगी। इसीलिए तमाम विरोधी पार्टी के नेता हमसे वार्ता कर रहे। कौन कौन कर रहे अभी मैं बताने के लिए तैयार नहीं, मगर इतना जरूर है कि 2024 में लोकसभा में बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही है, न बनने देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाजा लगाओ कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। और 15 करोड़ लोग 2030 तक हम आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। जब 1 करोड़ लोगों को गांधी जी ने मैदान में अंग्रेजों के समय में 9 अगस्त 1942 को उतारा था, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का ऐलान किया। और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बनाया। कितने लोगों को पता है कि जवाहरलाल नेहरू को चुनाव लड़े बगैर ही प्रधानमंत्री बनाया? कितने लोगों को पता है? 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बनाया, कारण जन आंदोलन था। वही जन आंदोलन हम लोग 2030 तक देश में खड़ा कर देंगे। और 15 करोड़ लोग क्या करेंगे तैयार होने के बाद? देश में जितने रेलवे का ट्रैक है सारे रेलवे की ट्रैक पर बैठ जाएंगे, चने और मुरमुरे खाते रहेंगे। चने मुरमुरे समझते हैं? चने मुरमुरे दिन भर खाते रहेंगे, सारे देश भर में रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे, रेलवे बंद, लोगों के ऊपर रेल चलेगी नहीं, चले बंद हो। दूसरा है, जिस रोड नेशनल एक्सप्रेस हाईवे एंड एक्सप्रेस हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे, सारे लोग बैठ जाएंगे। 15 करोड़ छोड़े और थोड़ी लोग होते हैं। ट्रैफिक बंद, रोड बंद। रोड बंद होने से जो हवाई जहाज के तरफ जाने वाला रोड जब बंद हो जाएगा तो हवाई जहाज एयरपोर्ट पर खड़े ही रहेंगे, बैठने वाले लोग नहीं रहेंगे, साले ऐसे उड़ जाएगा खाली। कैसे उड़ेगा खाली है? तीसरा है समुद्री जहाज।
समुद्री जहाज में कच्चा माल देश से विदेश में जाता है। अरे ट्रक कच्चा माल लेकर जाएगा तब जहाज में जाएगा, रेल समुद्री जहाज तक जाएगा, कच्चा माल समुद्री जहाज में पड़ेगा तब तो समुद्री जहाज चलेगा। और खाली जहाज लेकर जाएंगे अमेरिका में, यूरोप में, वो जहाज भी बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? सिंपल बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा होगा तो देश चलाने वाले लोग क्या बोलेंगे? ये हमसे नहीं चलाया जा रहा है, चला अब तुम चलाओ। अंग्रेजों ने ऐसे बोला था गांधी जी, अभी आप चलाने ही नहीं दे रहे हो तो तुम चलाओ, हम भी नहीं चलाने देंगे। और ऐसा करने के लिए हम लोगों को केवल जन समर्थन हासिल करना है। जन समर्थन के लिए संविधान आपको पूरी आजादी देता है। तो जन समर्थन हासिल करने के लिए क्या करना होगा हमारे लोगों को? अब 3-3.5 लाख लोग नागपुर में आए, उसमें से 3 लाख लोगों ने अपने मां के गांव को और अपने बाप के गांव को, अभी समझ में आ रहा है? मां का गांव और बाप का गांव है? नहीं समझ में नहीं है, क्योंकि मां दूसरे गांव की होती है और बाप दूसरे गांव का होता है। तो एक तो मां का गांव पकड़ो, जिसको ममेरे का गांव बोलते हैं, मामा का गांव है, और एक बाप का गांव। तो 3 लाख वाले लोगों को 2 गांव तैयार करने हैं। 3 लाख इंटू 2 6 लाख, केवल इतना काम करना है। और अगर ऐसा आप कर लेते हो तो 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। हम ऐसा करेंगे। अब बोलेंगे कैसा करेंगे? अरे हमारे पास कोई काम धंधा है, हम कोई नौकरी कर रहे सरकार की, 2400 घंटे हम यही कर रहे, और हमारे जैसे पागल लाखों है। चले अपने ही पैसे से, मैंने केवल कहा, मैंने सारे देश के लोगों को कहा नागपुर में आ जाओ, चले अपना टिकट निकाल कर आ गए, मैं क्या करूं, आ गए। अब ऐसे अगर दीवाने और पागल लोग हैं जो हजारों रुपए का टिकट निकाल कर आ गए, तो उनको अपने गांव में जाने के लिए कौन से पैसे लगने वाले? अपने जिले के तहसील के गांव में जाने के लिए कौन सी मेहनत करने वाली है? नागपुर में आने के लिए ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा समय लगता है। अरे अपने जिले के गांव में, अपने माँ के गांव, अपने बाप के गांव में, जो उसका खुद का ही गांव है, उसको तैयार करने में कौन सा ज्यादा समय बुद्धि और पैसा और हुनर लगने वाला है? ऐसा भी अगर हमारे लोगों ने किया तो ये 10 साल में ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। दूसरा है 6247 जाति के टुकड़े। तो अभी हमारे पास 4000 जाति के कार्यकर्ता है। अपने अपने जाति के ही तैयार करो सारे देश भर में, तो तमाम प्रकार की जो मजलूम जातियां हैं वो सारे के सारे इकट्ठा हो जाएंगे और आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। और अगर आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा तो जो जनता भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को वोट दे रही है, वही जनता अगर मैदान में आपके समर्थन में खड़ी हो जाए तो ये मामला अपने आप तय हो जाएगा और उन लोगों का राम नाम सत्य हो जाएगा। राम नाम सत्य जानते हो? राम नाम सत्य। जब आदमी मरता है ना तो पीछे चलने वाले लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो एक बार एक आदमी को मैंने पूछा, अरे ये राम नाम सत्य क्यों कह रहे हैं? कहा कि पता नहीं है, पंडित जी ने कहा था इसलिए बोल रहे। यानी हमारे लोगों को ये भी पता नहीं चले राम नाम सत्य क्यों कह रहे। तो कहा कि नहीं पंडित जी ने कहा। अब पूछा नहीं पंडित जी को क्यों कहा? नहीं पंडित जी को हमने नहीं कहा, पंडित जी को पूछा थोड़ी जाता है, पंडित जी जो बोलते हुए करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे लोगों का जन आंदोलन जो है उनके लोगों का राम नाम सत्य कर देगा। ये काम हम लोगों को करना है, आने वाले समय में करना है।
ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी है, ये लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयारी करने के काम में लगे हुए हैं। मैं 1 तारीख से डेली अलग अलग स्टेट में जा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, डेली एक स्टेट में जाकर मैं ये मीटिंगें कर रहा हूँ डेली। आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि इतने स्टेट में मैं जाके आ गया। सबसे पहले यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, 76 ज़िले हैं, इसलिए 3 दिन लगे मुझे यूपी में घूमने के लिए, इतना बड़ा स्टेट है। और 23 करोड़ तो यूपी की संख्या है अकेले। तो यूपी में 3 दिन तक मैं यूपी में था, फिर उत्तराखंड गया, फिर बिहार गया, फिर एमपी गया, फिर झारखंड गया, फिर पंजाब गया, फिर मध्य प्रदेश गया, गुजरात, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, फिर उसके बाद राजस्थान गया, फिर उसके बाद 13 तारीख को महाराष्ट्र एंड गोवा गया, आज 14 तारीख को कर्नाटक में गया। अभी इस तरह से ये 4/12 को तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, लक्षद्वीप, तो 4 तारीख को 4 स्टेट की मीटिंग जो है वो तमिलनाडु में होगी। तो 4 दिसंबर तक डेली कार्यक्रम, डेली। जैसे आज मैं 12 बजे आया, आज रात में चला जाऊंगा और अगले दिन दूसरे स्टेट में मेरा कार्यक्रम है, डेली कार्यक्रम है। तो अभी मेरी उम्र 65 साल की हो गई, तो 58 साल में सरकार रिटायर्ड कर देती है और आदमी 60 साल में बोलती है ओल्ड एज हो गया है, ये रिटायर्ड भी हो गया है, और कुछ लोग बोलते हैं टायर्ड भी हो गया है। न मैं रिटायर्ड हुआ हूँ न टायर्ड हुआ हूँ, जंगे मैदान में अभी डटा हुआ हूँ। और 10 साल में ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य करने के लिए मैदानी जंग में हूँ। अभी मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। मैं जवानी में जितना दौड़ लगाता था, घूमता था, उससे ज़्यादा घूम रहा हूँ। हफ्ते में 5 दिन घूमता था, मैं अब हफ्ते में हफ्ता घूम रहा हूँ। तो इसलिए अभी 10 साल में इस तरह से सारे देश भर में घूमेंगे तो कोई गांव अनकवर्ड नहीं रहेगा। इस तरह से मैं आपको अपील कर रहा हूँ कि आपको 2 बातें कहना है, आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूँ। 2 बातें क्या है, टाइम भी हो गया है, 2 मिनट ज़्यादा ख़त्म कर देता हूँ। 2 बातें ये है कि आपको ये 2 बातें लोगों में लेकर जाना है। 2 बातें में पहली बात है, लड़ाई 6 तारीख को संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार की लड़ाई शुरू हो गई है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म हो गई, हमने खत्म कर दी। अब लड़ाई केवल संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। संघ परिवार का मतलब है 3.5% और मूल निवासी परिवार का मतलब है 85-90%। ये बात चर्चा शुरू कर दो देश भर में। दूसरी, सारे देश भर में चर्चा शुरू हो गई है, चर्चा देश में चल रही है, आप भी चर्चा को आगे बढ़ाओ। वो चर्चा क्या है? वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके ऑफशूट संगठन 86 ज्यादा शक्तिशाली संगठन है या आरएसएस का संगठन ज्यादा शक्तिशाली है? आरएसएस के लोग 6 तारीख को हेडक्वार्टर छोड़कर भाग गए, इससे प्रूव हो गया हम ज्यादा शक्तिशाली है। बस ये 2 बातें आप लोग अपने लोगों को जाकर बताओ तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। लड़ाई लड़ने के लिए शारीरिक बल महत्वपूर्ण होता है, मगर ज़्यादा महत्वपूर्ण मनोबल होता है। बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना को टीबी हो गई थी, उसका फैमिली डॉक्टर कहा कि मैं अभी आपका इलाज नहीं कर सकता, आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो फैमिली डॉक्टर ने मोहम्मद अली जीना को बॉम्बे के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके गए। सबसे बड़े डॉक्टर ने उनको टेस्ट किया, चेक किया
और चेक करने के बाद में डॉक्टर साहब के सामने बिठाया। तो डॉक्टर साहब ने मोहम्मद अली जीना को कहा कि जीना साहब, आपकी बीमारी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि आपको 6 महीने पहले मर जाना चाहिए था। आप जिंदा कैसे, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जिंदा कैसे, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। इलाज क्या करने का है तो दूर की बात है, आप जिंदा है कैसे? क्योंकि आपके शरीर का टेस्ट करने के बाद आप जिंदा है कैसे? जीना साहब ने डॉक्टर को जवाब दिया, डॉक्टर, पाकिस्तान लिए बगैर मरने वाला नहीं हूं। पाकिस्तान लिए बगैर मरने वाला नहीं हूं। इसका मतलब है शारीरिक बल से ज़्यादा प्रबल इच्छा शक्ति, जिससे मनोबल आदमी का बढ़ जाता है, उससे लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई जीती जाती है। माँ पाकिस्तान बन गया और कुछ दिन में ही जिना साहब का इंतकाल हो गया। साथियों, प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर लड़ाई लड़ी जाती है और प्रबल इच्छा शक्ति उनके अंदर ही होती है जो अपने जिंदगी का मकसद बनाकर लड़ाई लड़ते हैं। किसी में भी प्रबल इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती। इच्छा शक्ति प्रबल उनके अंदर पैदा होती है जो जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसा करके यदि आप लड़ते हो तो ये लड़ाई हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये आपके समझ में आएगा।